नमस्कार। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आम तौर पर डिस्कस नहीं किया जाता और ये ऐसी समस्या है जो लगभग सभी भारतीय परिवारों में पैसे व रिलेशनशिप से रिलेटेड रहती है। द एटॉमिक हैबिट, द टोटल मनी मेकओवर, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड आदि सभी बुक्स के ऑथर ने अपनी बुक्स में इस समस्या को डिस्कशन किया है, बट उन्होंने उसे वेस्टर्न कंट्री के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को भारतीय दृष्टिकोण से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में रहना सहना, कल्चर, रूल, रेगुलेशन, जो उनका रिलेशनशिप को लेकर एक रवैया है, पैसे के बारे में उनका माइंडसेट है, उनकी थॉट प्रोसेसिंग हमसे काफ़ी डिफरेंट है। इसीलिए इसे हम भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से समझेंगे। आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसे हम दो व्यक्तियों के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक है राम और दूसरा है श्याम। जो राम है बड़ा ही होनहार बालक है, मेहनती बालक है, 20s के एज में जॉब लग जाता है। जब इसके माता पिता इसे शादी के लिए कहते हैं तो ये अपने माता पिता के अकॉर्डिंग शादी करता है। जब जब इसके माता पिता इससे पैसे मांगते हैं तो बिना किसी क्वेश्चन किए ये उन्हें पैसे दे देता है। दूसरी ओर है श्याम, जिसे ऐशो आराम का जीवन जीना पसंद है। ये अपने माता पिता व अपने भाई बहन के पैसों पर ऐश करता है। 30s की एज में जॉब लगता है। जब इसके पेरेंट्स, इसके माता पिता इससे पैसे मांगते हैं तो ये क्वेश्चन करता है कि आपको पैसे क्यों चाहिए, यानी वाई क्लियर करता है। तो कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो को पॉज करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ लाइफ में कौन सफ़र कर रहा है। आई थिंक आप सभी ने अपना सजेशन दे दिया होगा। लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ शाम को सफ़र करना था, बट यहाँ राम सफ़र कर रहा है। अब राम सफ़र कर रहा है, इसकी सफरिंग के कुछ एक कारण हैं जिसे हम वन बाय वन सभी जो मैंने ऊपर बताई हैं उन बुक्स के अकॉर्डिंग जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी सजेशन है उनके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एंड सबसे बड़ी गलती, जब आप अपना पैसा किसी रिलेटिव को, अपनी फैमिली मेम्बर को बिना ये जाने कि उससे पैसा क्यों चाहिए, यानी वाई क्लियर नहीं है, उसे डायरेक्ट पैसा देते हो, इट मीन्स आपके पैसों का कंट्रोल आपके पास नहीं, इसके पास है। रोल्फ डॉवली अपनी बुक में लिखते हैं कि जब आप अपना हार्ड अर्न मनी, यानी जो आपने मेहनत मजदूरी से, टाइम देकर, एफर्ट देकर जो पैसा कमाया है वो दूसरों को डायरेक्ट देते हो तो वो उनके लिए इजी यानी फ्री मनी है, एज ए गिफ्ट है। वो व्यक्ति उसे उसी प्रकार से ट्रीट करता है। अधिकांश हिस्सा उसका फिजूल खर्ची में जाया करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने माता पिता की या ब्रदर सिस्टर की हेल्प नहीं करनी है, आपने उन्हें पैसा देना है, बट सबसे पहले वाई क्लियर करना है, यानी आपको किस पर्पज़ के लिए पैसा चाहिए। अब उन्हें जिस पर्पज़ के लिए पैसा चाहिए आपने वो पर्पस पूरा करना है, न कि उन्हें डायरेक्ट पैसा देना है। जैसे मान लो आपके ब्रदर सिस्टर को 20,000 रुपये चाहिए, तो सबसे पहले आप वाई क्लियर करो, यानी क्यों चाहिए। अब आपके ब्रदर सिस्टर ने कहा कि हमें कॉलेज की फीस पे करनी है या हमें पीजी का रेंट देना है, तो आपने वो फीस है, वो पैसा है, खुद पेमेंट करना है। ऑनलाइन की अवेलेबिलिटी तो हर जगह है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से 15,000 रुपये की फ़ीस हो एंड जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये हैं वो फिजूल खर्ची में आपका ब्रदर सिस्टर जाया कर सकते हैं। वो गलत जगह निवेश कर सकते हैं, गलत आदतों के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप अपना पैसा देने जा रहे हो तो आपने सबसे पहले वाई क्लियर करना है। जिस पर्पज़ के लिए उन्हें पैसा चाहिए वो आपने पर्पज़ फुलफिल करना है, न कि डायरेक्ट उनके हाथों में या उनके अकाउंट में पैसे का ट्रांसफ़र करना है। इसके ऊपर एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब हम किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट बेसिकली 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला आता है ट्रिगर पॉइंट, दूसरा आता है रूटीन एंड तीसरा आता है रिवार्ड। यदि फाइनेंस के केस में हम बात करें तो हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है कि आपके पेरेंट्स का, माता पिता का, बहन भाई का मन किया कि हमें लग्जरी लाइफ को जीना है, हमें शॉपिंग करनी है, हमें हमारे बजट से बाहर जाकर खर्चा करना है, पार्टी करनी है, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना है, लग्जरी गाड़ी लेनी है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। रूटीन क्या बना कि आपने बिना उनसे क्वेश्चन किए कि आपको पैसा क्यों चाहिए, आपने उनके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। बार बार ये प्रोसेस होता गया। अब उनका रिवार्ड क्या है कि
कि उन्हें जब वो ऐसा काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, तो उन्हें अपनी शानो शौकत दूसरों को दिखाने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। अब जब ये बार बार प्रोसेस रिपीट होगा तो उनकी वो फाइनेंशियल हैबिट बन जाएगी, जिसे हम गलत फाइनेंशियल हैबिट में काउंट करते हैं। तो ये जो आदत बनाई है, इनके पीछे अहम योगदान किसका है? आपका, क्योंकि आपने वो रूटीन बनाया। एंड कोई भी हैबिट बनती है तो उसमें रूटीन का अहम योगदान रहता है। जैसे हमने स्टोरी में डिस्कस किया था राम का एग्जाम्पल, तो राम ने बिना वाई क्लियर करे एक रूटीन बना दिया कि उनके अंदर गलत फाइनेंशियल हैबिट्स आ गई, तो राम इसीलिए इस स्टोरी में सफर करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसर लिखते हैं कि जब आप ऐसा करते हो तो आपको ये सुकून मिलता है कि मैं अपने परिवार वालों की वित्तीय सहायता कर रहा हूँ, यानी फाइनेंस में उनकी हेल्प कर रहा हूँ, आर्थिक मदद कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में आप उनकी फाइनेंस की आदतें हैं उन्हें बिगाड़ रहे हो। आप एटीएम मशीन की तरह वहाँ हो जाते हो। उन्होंने कार्ड स्वाइप किया, पैसे आ रहे हैं, कार्ड स्वाइप किया, पैसे आ रहे हैं। जिस दिन आप उन्हें मना करो, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि हमने आपके लिए ये किया था, वो किया था, इतने सेक्रीफाइस किए थे, यदि हम नहीं होते तो तुम्हारी ये जॉब भी नहीं होती, वगैरह वगैरह। आपको सेल्फ पर डाउट होने लगता है, गिल्ट फील आती है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे तो नहीं हटा। बट आपको इस कंडीशन में खुद के ऊपर डाउट लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गलत नहीं हो, आपने उनकी हेल्प करनी है, उनका पर्पज़ है वो फुलफ़िल करना है। मान लो आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें मेडिकल के लिए कोई हेल्प चाहिए, आप उनकी हेल्प करो, बट ये नहीं है कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र करो। आप हॉस्पिटल का जो भी खर्चा आता है वो पेमेंट करो, अच्छे से उनकी केयर करो। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो रिलेशनशिप, जो रिश्ता लेने देने का यानी पैसों का मोहताज है, उस रिश्ते का टूट जाना या न होना हर एक कंडीशन में हमारे लिए बेहतर होता है। यदि आप डायरेक्ट पैसा दे रहे हो तो उतना ही पैसा दो जितना आप भूल सकते हो, यानी आपकी लाइफ में यदि वो पैसा वापस न भी आए तो आपके जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि नहीं आने चाहिए। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि आपने किसी भी क्लोज रिलेटिव को पैसा नहीं देना है। नो डाउट कि आपने उनकी हर एक बुरी सिचुएशन में उनकी हेल्प करनी है, उनके साथ खड़ा रहना है, अपना जो दायित्व है उसे अदा करना है, बट आपने उन्हें पैसा नहीं देना है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे देखते हैं कि लोग पैसे की डिमांड करते हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं? हम उन्हें डायरेक्ट पैसा नहीं देते, हम उन्हें खाना खिला देते हैं, बिस्किट का पैकेट दे देते हैं, कोई फ्रूट, कोई जूते, चप्पल, या उन्हें क्लॉथ परचेज करके दे देते हैं, बट हम उन्हें डायरेक्ट पैसा नहीं देते, क्योंकि हमें पता है यदि इस व्यक्ति को पैसा दिया तो इसकी जो आदतें हैं वो बिगड़ सकती हैं, ये पैसे का गलत यूज़ कर सकता है, ये जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि में उस पैसे को जाया कर सकता है। इसी प्रकार से जब हम किसी अन्य व्यक्ति को, यानी हमारे माता पिता, हमारा जो क्लोज रिलेटिव है, बहन भाई है, उसे पैसा देते हैं तो हमें सबसे पहले पर्पज़ यानी वाई क्लियर करना है। द टोटल मनी मेकओवर बुक के ऑथर देव रामसे लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास एटलीस्ट यानी कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी यदि आपका आय का स्रोत डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, किसी भी कारणवश आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप 6 महीने तक आसानी से सर्वाइव कर पाओ। एक्सपर्ट की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो ये फंड 6 महीने का नहीं, 12 महीना यानी 1 साल का होना चाहिए। आपके अकाउंट में एटलीस्ट 1 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यदि आप अपनी किसी नज़दीकी रिश्तेदार की, अपने परिवार वालों की पैसे में आर्थिक सहायता करने जा रहे हो, उसे डायरेक्ट पैसा देने जा रहे हो, तो आपने इमरजेंसी फंड में से पैसा निकालकर उन्हें देना है, न कि आपने अपने सेविंग अकाउंट में से पैसा निकालकर उन्हें देना है। सबसे पहले तो आपने पैसा देना ही नहीं है, आपने वो पर्पज़ फुलफिल करना है, आपने उनकी हेल्प करनी है, न कि डायरेक्ट पैसा देना है। यदि आप पैसा देने जा रहे हो तो आपने अपनी सेविंग अकाउंट में से नहीं देना है, आपने अपने इमरजेंसी अकाउंट में से पैसा निकालकर उन्हें देना है। एंड आपका इमरजेंसी अकाउंट है वो दोबारा से आपने रीस्ट्रक्चर करना है एंड उतना ही मेंटेन करके रखना है। आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थी जी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।